इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ये कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है जिसको ट्रांसलेशन जिसके एग्जाम में आता है या जो पढ़ना चाहता है। ये चैप्टर 14 है। वैसे नॉर्मली ये क्लास 10th को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर 14, इससे पहले चैप्टर 13 मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको वो सारी वीडियोस चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी 1 बाय 1, मतलब एक एक वीडियो करके। ठीक, तो ट्रांसलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैं बुक का पढ़ूंगा, मैं बुक की रीडिंग के हिसाब से चलूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा 1 बाय 1। क्या लिखा है? टू ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर नीड्स अ पर्सन टू नो द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ बोथ द लैंग्वेज। देखिए, ट्रांसलेशन अगर आपको सीखना है तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति चाहिए होता है जो दोनों भाषाओं का स्ट्रक्चर जानता हो, ढांचा जानता हो कि किस ढांचे से या किस पैटर्न से सेंटेंस बनते हैं। क्या लिखा है? एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए दोनों भाषाओं के वाक्यों की रचना विधि का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब जरूरी है। जैसे इन इंग्लिश वी हैव, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब। देखो, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब, दोनों आ जाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या अदर वर्ड इसे बोलते हैं, वो हो जाएगा। इन हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो देखो वह सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, खेलता है वर्ब हो गया। जबकि इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ही प्लेस क्रिकेट, इसमें ही सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेस वर्ब हो जाएगा और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। देख रहे हो, ये डिफरेंस होगा, इसलिए आपको दोनों पता होना चाहिए। तो जो ट्रांसलेशन सीखना चाहता है उसके लिए पहले टेंस सीखिए, टेंस बहुत मन से सीखिए। मैंने टेंस का अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपको टेंस की वीडियो चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप अभी पूछिए, आपको मैं वो दे दूंगा। ठीक, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। ये बहुत सिंपल है, आपको बनाना है। इसे बोलते हैं हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल टेंस कहते हैं। स्टडी द यूज ऑफ एम, इज, आर, वॉज, वर। ध्यान देना, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आएगा, इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर यही सभी आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, इसको स्टडी करना है, इसको पढ़ना है। मैं सब रीड कर दे रहा हूँ फटाफट। मैं रेखा का भाई हूँ, आई एम रेखाज ब्रदर। देखो, किसी का करने के लिए इसे उसका, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे रेखा के साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ हुआ है, तो किसी नाउन के साथ या इस तरह कह सकते हो किसी सजीव के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं या ऑफ का यूज़ करते हैं। तो आई एम ए ब्रदर ऑफ रेखा ऐसे ही बोल सकते हो, या आई एम रेखाज ब्रदर ऐसे ही बोल सकते हो। सुधीर मेरा मित्र है, सुधीर इज़ माई फ्रेंड। तुम चतुर हो, यू आर क्लेवर। वे यहाँ हैं, प्लूरल है, दे आर होगा, दे आर हियर। उसके पिता एक सज्जन पुरुष हैं, हिज फादर इज अ जेंटलमैन। मैं बीमार था, आई वॉज इल बोल सकते, इल मतलब बीमार होता है। ही वॉज, वह वहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। तुम नाराज थे, यू वर एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा होना होता है, नाराज मतलब होता है अपसेट होना। अपसेट मतलब दुख, बोल सकते हो कि दुखी होना। तो एंग्री कह सकते हो पर्यायवाची के रूप में। ठीक है। वे धनी थे, देवर रिच। दे के साथ वर लगता है, याद रखना। आ, आ, अगर, ध्यान सुनिएगा, आई के साथ वॉज यूज होता है, यू और दे के साथ वर यूज होता है। टैगोर भारत के सुप्रसिद्ध कवि थे। सुप्रसिद्ध अर्थात वही फेमस। टैगोर इज अ फेमस पोइट ऑफ इंडिया। गलती हो गया, मैंने थे बोल दिया। 10वां जो एग्जाम्पल था, 10वां एक्सरसाइज, उसमें है लिखा है, इसलिए इज हो जाएगा। टैगोर एक व्यक्ति, इसलिए इज यूज होगा। तो क्या पता चलता है, आई के साथ एम यूज होना है, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। प्रेजेंट में अगर आप पास्ट में जाएंगे तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर यूज होता है, WERE को वर बोलते हैं। और याद रखना, आई के साथ वॉज का अलग से यूज करते हैं हम। ठीक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आपको बनाने को दिया जा रहा है, मैं 2 बता दूंगा, बाकी आपको बनाना है। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, तो जाएगा आई एम, आई के साथ एम यूज होगा, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। ऐसे क्लास 10th का भी आप लिख सकते हो। रंजना सरला की सहेली है, रंजना इज सरलाज फ्रेंड। ध्यान सुनना, सरलाज, सरला लिख के जो ऊपर वाला ये एपोस्ट्रोफी एस लिखा है ना, रेखा वाला, रेखा के बगल में एस लिखा है कॉमा लगा के, वैसे आपको लगाना है। सरला इज, रंजना इज सरलाज फ्रेंड, ऐसे।
अब बाकी आपको बनाना है। तुम वीर हो, तीसरा, चौथा वे घर पर हैं, पांचवा महावीर वर्मा कवित्री हैं, कवित्री मतलब पोइटेस। 6 मैं मुंबई में था, वह अध्यापक नहीं था। तुम अनुपस्थित हो। अंजना और अंजना सहपाठनी है, सहपाठनी मतलब क्लास में एक साथ पढ़ते हैं अर्थात क्लासमेट। 10वां पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे या भारत के प्रधानमंत्री थे, तो आपको करना है, ठीक है। मीनिंग या डिफिकल्ट वर्ड का दिया ही है। एक्सरसाइज नंबर 2, स्टडी ऑफ यूज इट, हमें इट का यूज़ करना होता है। इट का यूज़ कैसे करोगे? जिन स्थानों पर सब्जेक्ट सुलभ ना हो, अर्थात सब्जेक्ट हमको ना मिल रहा हो कि सब्जेक्ट किसको बनाए, तो इट का प्रयोग करते हैं। जैसे शादियों में क्या होता है, जब बल्हा नहीं मिलता, बल्हा मतलब जो दूल्हे के साथ जाता है, छोटा भाई होता है या दीदी का लड़का होता है, चाचा का लड़का, मतलब कोई भी छोटा लड़का जो साथ में जाता है दूल्हे का, अगर वो नहीं मिलता है तो क्या किया जाता है, किसी को ही बना दिया जाता है। कोई भी मिल जाए उसको छोटा बच्चा बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, नॉर्मली छोटे भाई को ही बनाते हैं, लेकिन अगर छोटा भाई नहीं मिल रहा है, बल्हा, उसे बल्हा बोलते हैं, तो किसी और को बना देते हैं, छोटा होना चाहिए बस। ठीक वैसे ही अगर आपको मेन सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है सेंटेंस में, आप कंफ्यूज हो किसको सब्जेक्ट बनाएं, तब इट से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, ये इट किसके लिए किसके आता है? समय के लिए आता है, मौसम के लिए आता है, किसी महीने के लिए आता है, दिन के लिए आता है, आदि व्यक्त करने वाले वाक्यों में इट का प्रयोग होता है। जैसे कल बहुत गर्मी थी, तो गर्मी क्या है? एक मौसम के बारे में बता रहा है। तो इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे, ध्यान देना, इट से स्टार्ट करते हैं। येस्टरडे वॉज हॉट डे नहीं बोलेंगे। कल बहुत गर्मी थी, कोई दिन नहीं बोला था, वो कल बहुत गर्मी वाला दिन था तो उसको अलग बनाएंगे, लेकिन इसमें बोल रहा है कल बहुत गर्मी थी, इसमें कोई दिन का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे बोलेंगे। अब 2 बजे हैं, इट इज़ नाउ या इट इज़ 2 o'clock नाउ, ऐसे बोल सकते हो। अब 2 बजे हैं क्योंकि ये समय बता रहा है। उपन्यास लिखना कठिन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ नॉवेल। उपन्यास क्या है? उपन्यास लिखना बहुत कठिन है। इसमें उपन्यास को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि इसमें उपन्यास ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो सब्जेक्ट आपको मिल नहीं रहा है, तो आप किसको बना लोगे? इट से बना लोगे। क्या आज वर्षा होगी? याद रखना, वर्षा जो बारिश वाली है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, तो बारिश, जितने भी सेंटेंस आएंगे बारिश से, उसका यूज़ हमेशा इट से होता है। आज, क्या आज वर्षा होगी? विल इट रेन टुडे? दिसंबर का महीना है, इट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है कि समय के साथ, महीने के साथ, मौसम के साथ, है ना, वर्षा के साथ हम किसका यूज़ कर रहे हैं? इट का यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मैं 2 बता दूंगा। पक्षियों को मारना पाप है, इट इज़ सिन टू किल बर्ड्स। सिन मतलब होता है पाप, SIN, सिन, तो इट इज़ सिन टू किल बर्ड्स। सेकेंड, आज रविवार नहीं है, इट इज़ नॉट संडे टुडे, इट इज़ नॉट संडे टुडे, ऐसे बनाना है आपको। बाकी तीसरा, कल सुबह अरे कल बहुत ठंड थी, बाहर अंधेरा है, क्या क्या जाने का समय हो गया है। छठा, संगीत सीखना सरल नहीं है, आपको अपने से बनाना है, ठीक। अब 12 बज गए हैं, मतलब 12 o'clock बोल देंगे। क्या बाहर वर्षा हो रही है, तो बाहर को बोलेंगे आउटसाइड। अब गाड़ी पकड़ना कठिन है, गाड़ी मतलब यहाँ बात हो रही है रेलगाड़ी की, तो आप रेलगाड़ी भी लिख सकते हो, मतलब कि रेलवे लिख सकते हो, आप चाहो तो सिंपल व्हीकल लिख सकते हो, व्हीकल मतलब भी गाड़ी ही होती है, ठीक। मार्च का महीना है, तो मार्च तो बताइए आपको, महीना मतलब मंथ होता है। अब एक्सरसाइज नंबर 3 क्या लिखा है? एक्सरसाइज नंबर 3 में, अगर हिंदी वाक्य की क्रिया है, क्रिया ध्यान दो, इसमें अभी तक जो पहला वाला हमने पढ़ा था उसमें मेन क्रिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। सेकंड वाला पढ़ा, उसमें हम सब्जेक्ट अब हमको नहीं मिला था, तो हम इट को सब्जेक्ट बना ले रहे थे। अब हम तीसरा एक्सरसाइज देख रहे हैं, क्या लिखा है? अगर हिंदी वाक्य की क्रिया है या हैं, था या थी, थे, रहे और उस क्रिया का कर्ता उससे सटा हुआ, सॉरी उसके लिए थोड़ा बीच में रुकावट आ गई, उससे सटा हुआ उसके ठीक पहले आए, तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्य का अनुवाद देर से प्रारंभ होता है। ध्यान दो, अगर जैसे कोई सेंटेंस आखिरी में अंत हो रहा है, तो है या था के जस्ट पहले कोई वर्ब आ जाए, जैसे सॉरी कर्ता आ जाए, गलती हो गया, कर्ता आ जाए, मैं गलती बोल दिया, कर्ता अर्थात नाउन सब्जेक्ट आ जाए,
हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। तो है कि जस्ट पहले क्या आ रहा है, लड़के। लड़के क्या है, नाउन अर्थात सब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर आर 400 बॉयज इन आवर स्कूल। ये आपको खुद गेस करना पड़ेगा। एक रानी थी, देयर वॉज अ क्वीन। देयर के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब इज एम आर वॉज वर आदि होते हैं। जैसे दिए में तेल नहीं है, देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प। ठीक है, तेल को ऑयल बोलते हैं और दिए को लैम्प बोलते हैं। सेकंड, भारत में कई नदियां हैं, देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। तो देख लो, नदियां नाउन है और यही मेन काम करने वाली चीज़ें हैं, और इसके बाद जस्ट क्या आ रहा है आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब क्या लिखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब इज एम आर वॉज वर आदि को देयर के पहले लगाते हैं। तो आपको पता ही है, ये तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। क्या कमरे में कोई नहीं था। देखो, कोई नहीं, कोई नहीं क्या है, ये भी एक नाउन है, और उसके जस्ट बगल में क्या आ रहा है, था आ रहा है। तो वॉज देयर नो वन इन द रूम, कोई नहीं मतलब नो वन। क्या बस्ते में कोई पुस्तक है, इज देयर एनी बुक इन द बैग। इस तरह आपको खुद बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब आपको ट्रांसलेट करना है, मैं दो बता दे रहा हूँ। क्या है, जल में मछली है, पहला जल में मछली है, देयर इज अ फिश इन द वाटर, ऐसे। सेकंड, आकाश में बादल है। अब बोलो कि सर बादल आ गए तो मौसम की बात कर रहा है, लेकिन देखो इसका यूज कैसे हो रहा है। तो देयर इज अ क्लाउड इन अ स्काई, इन द स्काई, देयर इज अ क्लाउड इन द स्काई, ऐसे बनाना पड़ेगा। तीसरा, गांव में कुआं है, आपको इसको बनाना है अपने से। चौथा, कमरे में कोई नहीं है, ये बनाओ। दिल्ली में कई बाजार हैं। छठा, जंगल में जंगली जानवर हैं। सातवां, क्या उसके घर में बहुत से चूहे हैं। आठवां, क्या गाड़ी में कोई यात्री नहीं थे। नौवां, नल में पानी नहीं था। और 10वां, क्या यही अच्छी दुकानें हैं। क्वेश्चन। अब चौथा, अब हमको पढ़ना आर्टिकल वाला। स्टडी द यूज ऑफ ए और एन। नोट, ए एन आर यूज इन इंग्लिश बट नॉट इन हिंदी। इसको हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं, हिंदी में यूज नहीं करते, इसलिए हिंदी वाला नहीं बताया जा रहा है। सभी एक वचन काउंटेबल या कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। आपको पता है ही, जो नाउन वो नाउन जो काउंटेबल या कॉमन नाउन होता है, और उसका साउंड बोलते समय बोलते समय अगर वाउल आए, अर्थात ए ई आई ओ यू आए, साउंड, ध्यान देना, साउंड अगर आए तब हम एन का यूज़ करेंगे। अगर साउंड दूसरा कोई आता है, कॉन्सोनेंट आता है, जैसे आपको पता है ना, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो 5 वाउल होते हैं और 21 क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो जो 5 वाउल होते हैं, अगर वो साउंड आ रहा है, ठीक है, बोलते समय किसी नाउन से पहले, तो हम उसका एन यूज़ करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो हम ए यूज़ करेंगे। जैसे यह मेज है, दिस इज़ अ टेबल, तो यह के लिए दिस यूज होता है, और क्योंकि सिंगुलर इसलिए इज यूज होगा, तो दिस इज अ टेबल। टेबल कॉमन नाउन है, इसलिए अ लगा है। ठीक है, तो यह अंडा है, दिस इज एन एग। देखो, एग एग बोलने में ए आ रहा है, यानी कि ए का साउंड हल्का सा दे रहा है, लेकिन टेबल बोलने में ट आ रहा है, तो ट कॉन्सोनेंट होता है, और एग में ए क्या होता है, वाउल होता है। ठीक, इसलिए एन यूज हो रहा है। अब सेकेंड, जिन काउंटेबल कॉमन नाउन का उच्चारण किसी वाउल साउंड, ध्यान देना, किसी वाउल साउंड अर्थात स्वर ध्वनि, जैसे ए ई आई ओ यू, जो मैंने आपको बताया, साउंड, ध्यान देना, हमसे अक्षर से मतलब नहीं है, क्या लिखा है, हमें मतलब है साउंड से, प्रारंभ हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे वह उल्लू है, यह उल्लू है, दिस इज एन आउल। यह हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। इन दोनों के साथ एन का यूज हुआ, क्योंकि जब उसको हम बोलते हैं तो उसका जो साउंड आता है पहला लेटर का, वो ए ई आई ओ यू से ही आता है। अब तीसरा, बहुवचन संज्ञा, ध्यान देना, बहुवचन यानी कि प्लूरल। प्लूरल जो संज्ञा होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और तथा मास नाउन, मास नाउन मतलब जिसका हम वेट निकालते हैं, के पहले अ या अथवा का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि कोई बहुवचन संज्ञा हो, मतलब प्लूरल हो, या अनकाउंटेबल, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, या कोई मास, जो मास मतलब जो कोई वेट बताएं, वैसे नाउन के साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं करते। जैसे ये मेज़ हैं, अब ये क्या प्लूरल हो गया, तो क्या यूज़ होगा, दीज आर टेबल, दीज आर द टेबल नहीं, दीज आर अ टेबल्स नहीं होगा। सिंगुलर के लिए ही ए और एन का यूज होता है। देखो, ए और एन दोनों किसका प्रतीक है, सिंगुलर, यानी एक का प्रतीक है। कोई चीज़ अगर एक है तभी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। और वही साउंड वाला मामला आ जाएगा, जब वाउल का साउंड आएगा तो एन यूज़ होगा, जब कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो ए यूज़ होगा।
अब तीसरा जो लिखा हुआ क्या है कि जब कोई चीज़ काउंट अनकाउंटेबल होती है या बहुवचन संख्या होती है तब उसके साथ हम ना तो ए यूज़ करते हैं ना तो एन। तो तीसरे का दूसरा एग्जाम्पल, यह रोशनाई है। रोशनाई मतलब जो इंक होता है जिससे लिखा जाता है, पहले के लोग जिससे लिखते थे वो। तीसरा, थैले में गेहूं है, देर इज अ व्हीट इन द बैग। थैले को बैग कहते हैं और व्हीट मतलब गेहूं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको ये चेंज करना है। यह घड़ी है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? घड़ी सिंगुलर है ना, क्या हो जाएगा? दिस इज अ वॉच, सिंगुलर है। यह तस्वीर है, दिस इज अ पिक्चर। पिक्चर बोल सकते हैं तस्वीर को। तीसरा, महेश डॉक्टर है, ये आप बना सकते हो। चौथा, श्री राम वकील है। श्री राम वकील लिखा है, हो सकता है श्री राम किसी का नाम ही हो, ठीक है। पांचवा, टोक्यो टोक्यो एक बड़ा शहर है। छठा, दीवार पर चींटी हैं। अब आपको बनाना है, चींटियां नहीं है, चींटी हैं। सातवां, वह संतरा खा रहा है। क्या टोकरी में अंडा है? ना। नाइन्थ, कुत्ता जानवर होता है। 10वां, अच्छा हमें पता ही नहीं था कुत्ता जानवर होता है। 10वां, यह उत्तर पुस्तिका है। उत्तर पुस्तिका को बोलते हैं आंसर शीट। क्या बोलते हैं? आंसर शीट, SHEET, या आंसर बुक कह सकते हो या गाइड कह सकते हो। 11th, वे भारतीय हैं। 12, गिलास में दूध है। 13, संतरे मीठे हैं। ठीक, मीठे को क्या बोलते हैं? स्वीट या डिलिशियस बोलते हैं, नॉर्मली स्वीट बोलते हैं। 14, प्लेट में चावल है। और 15, प्याले में चाय है। तो आपको पूरा ये बनाना है, प्याले को आप कब कह सकते हो, ठीक। तो इस तरह बनाना। 5वां एक्सरसाइज, यूज ऑफ द का यूज, पहले हमने ए और एन का यूज पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं द का यूज। द का प्रयोग नीचे दिए गए उदाहरणों में देखो, मतलब आपको देखना है कहाँ का यूज होता है द का। द का प्रयोग वस्तु एवं नाम विशेष के पहले होता है। किसी वस्तु या किसी नाम के विशेष से पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तुम्हारी पुस्तक अध्यापक की मेज पर है। योर बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ जो मेज है वो एक स्पेशल मेज होगा जहाँ पर किताब रखी होगी, कि हर मेज में नहीं रखा होगा, किसी स्पेशल मेज पर रखा होगा। तो योर बुक इज ऑन द टेबल ऑफ द टीचर, ठीक। सेकेंड, सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में निकलता है। तो ये सही बात है। तो यहाँ सन के साथ का यूज हो रहा है, द यूज हो रहा है, ठीक है। द सन शाइन्स इन द डे एंड द मून कम्स आउट इन द नाइट। यहाँ देखो नाइट और सन के साथ का यूज़ हो रहा है, द का यूज़ हो रहा है। और डे के लिए भी द का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, एक विशेष दिन है या एक विशेष नाम है, इसीलिए। अब देखो पहले एग्जाम्पल में 2 जगह यूज़ हुआ था, द टेबल और द टीचर, दोनों जगह यूज़ हुआ था। आकाश नीला है, तो द स्काई इज़ ब्लू। यहाँ आकाश एक यूनिक नाम है, एक विशेष नाम है, इसलिए इसके साथ क्या लगा है? द। सेकेंड, द नदी, ये तो नदी, पहाड़, मैदानों, मरुस्थल आदि के नामों के पहले प्रयुक्त होता है। मतलब कोई स्पेशल कोई पहाड़ हो, कोई स्पेशल मैदान हो या मरुस्थल हो, उसके नाम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आपको पता ही है। गंगा एक बड़ी नदी है, द गंगा इज़ अ बिग रिवर। हिमालय भारत के उत्तर में है। हिमालय इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किसी को दिशा दिखने के लिए जब हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं ना, टू द नॉर्थ बोलेंगे, टू द साउथ बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं। बाकी 2 एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। तीसरा, द सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदला पहले लगता है, मतलब कोई एडजेक्टिव फॉर्म में, जैसे सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे गरीब, सबसे चौड़ा, है ना, तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। वह सबसे बड़ा कमरा है, तो दैट इज द बिगेस्ट। तो द यूज हुआ है बिगेस्ट। बिगेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके आगे हम द का यूज कर रहे हैं, ये नियम है। महेश यहाँ सबसे लंबा आदमी है, तो सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा है वो, तो लंबाई में, तो महेश इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट के आगे क्या लगा है? द, याद रखिएगा। चौथा, किसी भी कॉमन नाउन जिसका एक बार पहले वर्णन हो चुका है के पहले द का प्रयोग होता है। मतलब कोई कॉमन नाउन है जिसका यूज आप पहले कर चुके हो, जैसे ऊपर वाला ही देखो, ये कौन सा था, टेबल वाला था ना, कहीं पे था। हाँ हाँ, दिस इज अ टेबल। अब देखो दिस इज अ टेबल लिखा है, इसमें कुछ जुड़ जाए, दिस इज अ टेबल, गो एंड पुट बुक ऑन द टेबल। ठीक है, ये एक टेबल है और जाओ टेबल पर किताब रख दो। तो टेबल का यूज़ 2 बार हुआ, तो जब दूसरी बार यूज़ होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? द का, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे हम चल रहे हैं नीचे, देख लीजिए। वह, यह सेब है, सेब मीठा है, तो दिस इज एन एप्पल। यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। अब
एन देखो पहले वाले में एन एप्पल हो गया और दूसरे वाले में द एप्पल हो गया, तो ये नियम है। नॉर्मली एप्पल के साथ एन लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ अभी आपको पता चला है कि जब सेंटेंस मतलब एक ही शब्द कॉमन नाउन खासकर जब एक के बाद तुरंत दूसरे सेंटेंस में यूज़ हो जाए तो हम द का यूज़ करते हैं। सेकेंड, वे गायें मेरी हैं, गायें भूखी हैं, तो दी दोज काउज आर माइन, माइन मतलब मेरे, और द काउज आर हंग्री, ऐसे आप अपने से बना सकते हो। ट्रांसलेट, इतिहास की पुस्तक मेरी अलमारी में है, तो क्या हो जाएगा, द बुक ऑफ हिस्ट्री इज, द बुक ऑफ हिस्ट्री इज इन माई अलमीरा बोल सकते हो, ठीक है। कपबोर्ड बोल सकते हो आप। नीली पतंग सुंदर है, तो ब्लू काइट, द ब्लू काइट हो जाएगा, द ब्लू काइट इज ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन है इसलिए लग सकता है इसके आगे द का यूज हम कर सकते हैं, ठीक। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करने को हम बोलते हैं कि राउंड राउंड घूमती है, इसका मीनिंग दिया है यहाँ पे, वैसे यहाँ दिया है ना, रिवॉल्व दिया है। एक वर्ड याद कर लो, राउंड तो होता ही है, रिवॉल्व एक हाई क्लास वर्ड होता है, रिवॉल्व आप बोल सकते हो। बाकी आप खुद चेक करना है, खुद करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बुक का PDF आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिटेल मिल जाएगा, डिटेल मिलेगा। अगर मुझे याद रहा या मुझे ध्यान रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा इसको, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज नंबर 6 थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ। क्या लिखा है, ट्रांसलेशन आपको करना है कि यह कक्षा 9 है। इसको मैं आपको बताऊंगा, बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं इस कक्षा का नायक हूँ, ये आपको बनाना है ऐसे। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र हूँ। इस कक्षा में 40 छात्र हैं। तो ऐसे आपको पूरा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बनाना है, आप करो। एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 5 तो बहुत नॉर्मल है, एक्सरसाइज नंबर 6 से आपका मेन काम शुरू होता है। तो एक्सरसाइज नंबर 6 करिए, कहीं पे डाउट हो परेशानी हो तो मुझसे पूछिए। आप ये पूरे डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है, नायक को मॉनिटर कहते हैं, पौधे को प्लांट्स कहते हैं, तस्वीर को पोर्ट्रेट कह सकते हैं, उत्तम कक्षा यानी सबसे अच्छा कक्षा यानी मॉडल क्लास, प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, बहुत बड़ा झूला जायंट, इसको जायंट बोलते हैं, GIANT जायंट व्हील, देखने योग्य यानी वर्थ सीइंग, योग्य को हम बोलते हैं वर्थ, और देखने मतलब सीइंग, आतिशबाजी प्रतियोगिता यानी फायर वर्क कंपटीशन, फायर वर्क मतलब ये होता है आतिशबाजी, और सुगंधी यानी सेंटेड, सेंटेड बोलते हैं, ठीक है। अब सातवां एक्सरसाइज क्या है, स्टडी द यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू मतलब होता है कि कोई भी काम होने वाला ही है, जैसे खासकर जब कोई काम होने ही वाला हो तो इस क्रिया को इंग्लिश में अबाउट टू से प्रकट करते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू कम हियर, मैं लगभग आने वाला हूँ या मैं आने वाला हूँ, इस तरीके से आने ही वाला हूँ। मैं स्कूल तक पहुँचा जब घंटी बजने ही वाली थी। आई रेज्ड स्कूल व्हेन मतलब जब मतलब व्हेन द बेल वॉज अबाउट टू रिंग, अबाउट टू मतलब लगभग बजने ही वाली थी। चिड़ियाघर में जाल तब फेंका जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी। द फ्लावर सॉरी मैं गलती बोल दिया, द फॉलर थ्रू, फॉलर मतलब होता है चिड़ी मार, जो चिड़ी पकड़ता है, चिड़ियाँ पकड़ता है। तो द फॉलर थ्रू हिज नेट, नेट मतलब जाल, व्हेन द बर्ड्स वर अबाउट टू फ्लाई मतलब वो जो चिड़ियाँ थी वो उड़ने ही वाली थी, तब चिड़ी पकड़ने वाले या चिड़ी मारने वाले ने, चिड़िया मारने वाले ने अपना जाल फेंका। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चोर भागने ही वाला था कि पुलिस आ गई, ठीक है, हो जाएगा द थीफ वॉज अबाउट टू रन, ठीक है, या पुलिस केम व्हेन द थीफ वॉज अबाउट टू रन, ऐसे बना सकते हो, ठीक। हम अपने घर पहुंचने वाले थे कि वर्षा होने लगी। इट वॉज रेन व्हेन, होने वाले ही थे ना, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज होने लगी ना, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग when we were about to घर पहुंचने वाले, पहुंचने क्या बोलते हैं, रीच, we were about to reach the house, ठीक है। तो द रेन स्टार्टेड ऐसे बोल सकते हो, द रेन स्टार्टेड, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, द रेन स्टार्टेड व्हेन वी वर अबाउट टू रीच द हाउस, ऐसे बनाना है आपको बाकी भी, ठीक है। कहीं दिक्कत परेशानी है तब ये आराम से डिफिकल्ट वर्ड भी पूछ सकते हो, अगर फिर भी ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 8, स्टडी द यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ या बिसाइड।
दोनों का यूज़ थोड़ा सा अलग होता है। नोट 1, इंस्टीड ऑफ का प्रयोग बजाय के स्थान पर होता है, मतलब किस कोई काम है उसके बजाय। जैसे उसने क्रिकेट खेलने के बजाय बैडमिंटन खेला, वो उसने पढ़ने के बजाय वो पढ़ने के बजाय सो गई, या वो पढ़ने के बजाय उसने घर का काम किया। तो बजाय को बोलते हैं इंस्टीड ऑफ। जैसे उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी, ही रेड अ पोयम इंस्टीड ऑफ स्टोरी। तुम चाय के बजाय दूध पियो, ड्रिंक मिल्क इंस्टीड ऑफ टी, ऐसे। सेकेंड, बिसाइड का प्रयोग अतिरिक्त, कोई काम है जो मतलब इतना ठीक है, जैसे मान लो कि आपको पापा ने 10 रुपये दिया है, लेकिन आप बोलो कि साथ में पापा आपको 5 रुपये और दे दे, तो उसको हम बिसाइड यूज करेंगे। ठीक, तो बिसाइड का प्रयोग अतिरिक्त के लिए किया जाता है। जैसे हमने रोटी के अतिरिक्त चावल भी खाया, तो वी एट राइस बिसाइड चपाती, चपाती के अलावा हमने राइस भी खाया है। ठीक, ऐसे आपको बनाना होता है। सेकेंड वाला, उसने मकान के अतिरिक्त बाग भी बेचा, ही सोल्ड हिज ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा, बिसाइड हिज हाउस। ध्यान देना, बिसाइड के साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, और अगर हम एस नहीं लगाएंगे तो उसका उसका मतलब हो जाता है बगल में, और एस लगा देंगे तो उसका मतलब होता है अतिरिक्त। अब आपको ये ट्रांसलेशन करना है। उसने मुझे लाल कलम के बजाय काला कलम दिया, तो ही गेव मी ब्लैक पेन इंस्टीड ऑफ रेड पेन। ऐसे आपको पूरा करना है। ठीक है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां करेंगे तो प्रैक्टिस आपका ही होगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। हैज़, हैव, हैड, इसका यूज करते हैं जब कोई आपके पास होती है। ध्यान देना, सिंगुलर के लिए हैज़ यूज होगा, प्लूरल के लिए हैव, और पास्ट के लिए हैड। जैसे रवि के पास एक बल्ला है, तो रवि सिंगुलर है कि प्लूरल है, रवि सिंगुलर है, इसलिए रवि के साथ हैज़ यूज होगा। रवि हैज़ अ बैट। सेकेंड, मोहन की 8 मौसी हैं। देखो, हमें 8 मौसी मतलब नहीं है, मतलब है मोहन से, मोहन सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, हैज़। मोहन हैज़ 8 मैटरनल आंट। मैटरनल किसके लगाते हैं, माँ के तरफ वाले आंटी को हम मैटरनल कहते हैं। वैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है। इसको करें, इसको समझें, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। जैसे तरुण के पास एक सफ़ेद बिल्ली है, तो तरुण हैज़ अ वाइट कैट। ठीक, ऐसे। निर्मल के 2 बहनें हैं, निर्मल हैज़ 2 सिस्टर्स, सिस्टर्स हो जाएगा, सिस्टर नहीं होगा, 2 सिस्टर हो जाएगा। ऐसे आपको बाकी भी करना है, 10 तक करना है। देखो, सब 10-10 हैं, आप आराम से 3-4 दिन लो, 5-6 दिन जो भी लो, लेकिन करो जरूर। क्वेश्चन मुझसे पूछो कि सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज नंबर 10, स्टडी द यूज ऑफ अपीयर, सीम, लुक, स्मेल या टेस्ट। लगभग सबका मतलब सेम होता है। अपीयर मतलब होता है कोई चीज़ आपको प्रतीत होती है, दिखाने वाली। सीम मतलब होता है प्रतीत होना। लुक मतलब देखना। स्मेल मतलब सूंघना। और टेस्ट मतलब चखना या चेक करके टेस्ट करना, चेक कर बताना। नोट, दीज वर्ब आर नॉट नॉर्मली यूज इन कंटिन्यूस टेंस। इसका यूज नॉर्मली कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। सुनील एक अच्छा लड़का दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है यानी अपीयर होता है। सुनील अपीयर्स होगा क्योंकि इसके साथ एस यूज होता है, सिंगुलर है ना। तो सुनील अपीयर्स टू बी ए गुड बॉय। सेकेंड, शीला एक चतुर लड़की प्रतीत होती है। शीला सीम्स टू बी ए क्लेवर गर्ल। नॉर्मली स्मार्ट हो सकता है, लेकिन क्लेवर भी गलत नहीं है, क्लेवर हो सकता है। बाकी सब अपने साथ चेक करो, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर ट्रांसलेशन में बता दे रहा हूँ। यह छात्र गणित में बहुत कमजोर प्रतीत होता है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान, प्रतीत होने के लिए सीम्स लगाते हैं, दिखाई पड़ता है के लिए अपीयर लगाते हैं। तो यह छात्र गणित में बहुत कमजोर प्रतीत होता है, तो दिस स्टूडेंट सीम्स टू बी वीक इन मैथमेटिक्स या इन मैथ के साथ एस लगाते हैं, MATHS ऐसे। ठीक, रामू बुद्धिमान विद्यार्थी प्रतीत होता है, तो रामू सीम्स टू बी अ वाइज या इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसे बना सकते हो। ठीक, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आपको देखना ही है। फिर एक्सरसाइज नंबर 11, ट्रांसलेट आपको करना है। ये सब मिलाकर जितना आपको एक्सरसाइज आपको मिला है, सबको मिलाकर ये आपको ट्रांसलेट करना है, समझना है, जानना है। नहीं आए तो मुझसे पूछिए। फिर एक्सरसाइज नंबर 12 यानी इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, ध्यान देना। कभी कभी सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाते हैं, 2 एक्शन वर्ब, काम करने वाले वर्ब। एक होता है मेन वर्ब जिसमें सेंटेंस, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। एक होता है सपोर्टिंग वर्ब
या सेकेंड वर्ब इसे बोलते हैं। तो जब सेकेंड वर्ब, ध्यान देना, इन्फिनेटिव जो सेकेंड वर्ब होता है, कभी मेन वर्ब नहीं होता है, तो इन्फिनेटिव सेकेंड वर्ब होता है, उसके साथ टू का यूज़ होता है। मतलब कोई वर्ब होगा जैसे गो, तो गो से पहले टू का यूज़ होगा, कम से पहले टू का यूज़ होगा। मान लो कि लव है तो लव से पहले टू का यूज़ होगा, तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। मनुष्य से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है, तो क्या होता है, टू लव मैन इज टू लव गॉड। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो उसे बैठने के लिए कुर्सी दो, तो ये क्या है, ऑर्डर तरीके का, तो गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। ठीक है, तो यहाँ टू सिट ऑन आ गया, ये इसमें भी इन्फिनेटिव आ गया। तो इसमें देखो गिव क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन टू सिट ऑन ये इन्फिनेटिव है। वैसे तीसरा एग्जाम्पल है, फिर नोट, इन वाक्यों का अध्ययन करो। इन वाक्यों का आपको अध्ययन करना है, आपको खुद बताना है। नो वन कैन डेयर गिव हिम अ फाइट, तो डेयर का यूज हुआ है इसमें। द टीचर कैन मेक यू वर्क हार्ड, टीचर तुमसे कठिन परिश्रम करवा सकते हैं। जब कोई आप काम किसी करवाते हो तो आप मेक का यूज करते हो। जब आप साहस की बात करते हो तो डेयर का यूज करते हो। आई डिडंट सी द थिफ एंटर द हाउस, जब कोई काम पहले पास्ट में ना हुआ हो तो हम डिडंट या डिड नॉट का यूज करते हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के साथ, और हाँ, वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही हो, ऐसा ना कोई भी टेंस हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट का कोई काम है जो अधूरा रह गया हो। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया गया है। इंग्लिश कुछ क्रिया जैसे डेयर के साथ टू का यूज़ नहीं होता है, नीड के साथ यूज़ नहीं होता है, मेक, हियर, बिड, लेट, हेल्प, ये सब के साथ टू का यूज़ नहीं होता है। तथा सी के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग न करके बेयर इन्फिनेटिव अर्थात टू के बिना इन्फिनेटिव का, बेयर मतलब होता है नॉर्मली नग्न होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि टू के साथ आपको वर्ड यूज़ नहीं करना है, वैसे ही बोल सकते हो। कब, जब आप टू इन्फिनेटिव का मतलब अच्छे तरीके से समझ जाओगे तब। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर की प्रशंसा करना है, तो क्या हो जाएगा, टू लव या टू लव नेचर इज प्रेजिंग द गॉड, सिंपल ऐसे आप बोल सकते हो। खाने के लिए भोजन नहीं है, तो भोजन नहीं है, तो देयर इज नो फूड, देयर इज नो फूड फॉर डिनर, देयर इज नो सॉरी फॉर ने टू यूज होगा, देयर इज नो फूड टू डिनर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, टू लगाते हैं। बाकी आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, आप 10वां आपको करना है। चेक करिए, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 13, पार्टिसिपल। अभी हमने आर्टिकल पढ़ा, सॉरी इन्फिनेटिव पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स। पार्टिसिपल क्या होता है, क्लास 11 12 में अच्छे से पढ़ोगे, अब आपको बस छोटा समझना है। पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव के गुण रखता है तथा क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है। देखो जो हमने यहाँ पढ़ा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हम टू यूज़ नहीं करेंगे, टू के अलावा हम बस आईएनजी यूज़ कर लेंगे वर्ब के साथ। जैसे गो का गोइंग, कम का कमिंग, प्ले का प्लेइंग, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टिंग, ऐसे हम बना देंगे। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, सीइंग द पुलिस मतलब देखकर, वो देखकर भागा है, कोई काम है वो करता हुआ जा रहा है, देखते हुए जा रहा है और भागा। सीइंग द पुलिस मैन द थिफ रैन अवे, पढ़ते 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 मैं सो गया। वाइल रीडिंग, तो इसमें देखो वाइल के साथ क्या यूज़ हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी रीडिंग। आई फेल स्लीप, मैं सो गया। इसमें मेन वर्ब नॉर्मली फेल है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा गया है कि आपको लग रहा है कि शायद मेन वर्ब रीडिंग है, ऐसा नहीं है। अब ट्रांसलेशन आपको करना है। चिड़िया को देखकर बिल्ली कूदी, ठीक है। सीइंग, ध्यान दो, सीइंग द बर्ड द कैट जम्प्ड, आवाज़ को सुनकर हिरन भाग गए। लिसनिंग या हियरिंग दोनों हो सकता है, लिसनिंग हो सकता है हियरिंग। लिसनिंग द साउंड, हिरन भाग गए ना, क्या हो जाएगा, द डियर रैन अवे। ऐसे आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां बनाना है। अब 14, जीरंड। स्टडी द यूज़ ऑफ जीरंड। अब हम जीरंड का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें भी आईएनजी का यूज़ करते हैं। जीरंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाने से बनता है। इसका नाउन या वर्ब की तरह वाक्य में प्रयोग होता है। अभी जो हमने पढ़ा है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, अब हम पढ़ रहे हैं इसको नाउन के रूप में या वर्ब के रूप में। जैसे मुझे गाने का शौक है, आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग। यहाँ सिंगिंग जो है मेन वर्ब आपका फाउंड ऑफ है, शौकीन, और सिंगिंग इसमें नाउन है। तैरना अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग, यहाँ पे तैरना नॉर्मली वर्ब होता है, लेकिन यहाँ स्विमिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक। क्या लिखा है, मुझे चित्रकारी का शौक है। तो इसको कैसे बनाओगे, आई एम फाउंड ऑफ ऑफ पेंटिंग, आई एम फाउंड ऑफ पेंटिंग। आभा को कहानी सुनना पसंद है। तो लिसनिंग स्टोरीज आभा लाइक्स, या आभा लाइक्स लिसनिंग स्टोरी, आप ऐसे बता सकते हो। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसका भी करना है आपको। इसका मीनिंग यहाँ कुछ कुछ का दिया है, आप देखोगे समझ में आपको आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, 15वां, स्टडी द यूज ऑफ सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, अंडरस्टैंड। तो टेस्ट का तो पहले हम जान चुके हैं। तो अंग्रेजी में कुछ क्रियाओं का आईएनजी के साथ प्राय प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाता है कि मुझे कोई फाटक पर नज़र आ रहा है। आई सी समबडी एट द गेट, फाटक मतलब जो मेन गेट होता है। मुझे पदचाप सुनाई पड़ रहे हैं, पदचाप मतलब पैरों के चलने का साउंड। तो आई हियर फुट स्टेप्स, ऐसे आपको बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा भी करना है। इसके अतिरिक्त रिमेंबर, फॉरगॉट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, लुक भी इसी प्रकार के प्रयोग होते हैं। यानी इसके साथ भी अगर इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करें तो आईएनजी यूज़ नॉर्मली नहीं होता। होता है कई जगह, होता है कई जगह नहीं होता है। अब तुम प्रसन्न लग रहे हो, यू लग रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर, लगने को क्या बोलते हैं, यू आर सीमिंग हैप्पी, या यू आर अपियरिंग हैप्पी, नॉर्मली सीमिंग लगाएंगे। क्या तुम सीढ़ियों को गाते सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, द बर्ड्स सिंगिंग, या द बर्ड्स सिंगिंग कुछ और होता है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप सिंगिंग कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको बनाना है 10 तक बनाइए, फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करना है। ये वाला, वह एक शिकारी था, वह जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था, ऐसे आपको बनाना है। ये आप ऊपर का पढ़ लोगे 4-5 एक्सरसाइज, तो आप ये कर लोगे। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 16, यू स्टडी ऑफ द यूज, स्टडी द यूज ऑफ मे का यूज कैसे करते हैं, चलिए देखा जाए। क्या लिखा है, नोट 1, किसी कार्य को करने या उसके होने की संभावना में मे का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ होता है। में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है और इसे मोडाल वर्ब भी कहते हैं। ठीक, तो मैं अपने से ये जोड़ के आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर तुम कठिन परिश्रम करो तो कक्षा में प्रथम आ सकते हो। देखो, मे का यूज़ नॉर्मली हम तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब कोई काम है वो शायद लगभग हो जाए। जैसे बादल छाया हुआ है, तब आप बोल सकते हो बारिश हो सकती है, ऐसे आप क्या उधर, मतलब चांसेस है ना, जब बादल छाया होता है, काले बादल, तो बोल सकते हो बारिश हो सकती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, संभावना ज़्यादा होती है, तभी हम मे का यूज़ करते हैं। अगर तुम कठिन परिश्रम करो तो कक्षा में प्रथम आ सकते हो, क्या होगा इसका, इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे, देखो मे यूज हुआ, यू मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ऐसे। नोट 2, आज्ञा प्राप्त करने या आज्ञा देने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। जब आप जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर बोलते हो, तो वैसे ही। जैसे एग्जांपल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ, तो मे आई कम इन ऐसे बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम या यू मे गो नाउ। आप मतलब किसी को आज्ञा देने या आज्ञा लेने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, मैं 2 बता दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है। यदि वह स्टेशन देर से पहुंची तो संभव है उसे ट्रेन न मिले। तो इफ शी कम्स लेट एट द स्टेशन she may not find the train, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, संभव है, संभव के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं वही मे का। वह शायद अलीगढ़ जाए, ही मे गो टू अलीगढ़, ऐसे। ठीक, बनाना है आपको, बाकी ये सब बनाना है 10 तक। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है। अब एक्सरसाइज नंबर 17, जिसमें हम स्टडी ऑफ यूज कैन का यूज कैसे करते हैं वो जानते हैं। जैसे मे का यूज था वैसे कैन का भी होता है, थोड़ा हम देखते हैं। नोट, हिंदी में सकना, मतलब सकना या सकता दोनों होता है, को हम इंग्लिश में कैन के रूप में
कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे योग्यता अथवा क्षमता को व्यक्त करने के लिए, किसी के पास योग्यता होती है, मतलब कि उसके पास वो ताकत है कि वो, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये है या 100 रुपये है, मतलब कि आप 100 रुपये खर्चा कर सकते हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं कि आपके पास वो क्षमता है। योग्यता, योग्यता नॉर्मली आप शारीरिक कह सकते हो, दोनों होता है, शारीरिक और वो दोनों होता है। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लिम्ब द ट्री। देखो कैन यूज हुआ है यहाँ, मतलब ये योग्यता की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है। मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड उर्दू या स्टडी उर्दू, ऐसे भी कह सकते हो। दूसरा, आज्ञा अथवा अनुमति देने के लिए, ध्यान दो, देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। देने के लिए भी, लेने के लिए भी कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छा वर्ड पड़ेगा उस समय। आप कैन से भी यूज़ कर सकते हो, कैन से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अनुमति मांग सकते हो, लेकिन वो बहुत नॉर्मल, मतलब लोग यूज़ नहीं करते। नॉर्मली लोग मे का यूज़ करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यहाँ आज्ञा आप दे रहे हो। वह कल छुट्टी पर जा सकता है, ही कैन गो ऑन लीव टुमारो, ऐसे आप बोल सकते हो। तीसरा, संभावना व्यक्त करने के लिए, गुप्ता जी अपने कमरे में नहीं है, क्या वो दफ्तर में होंगे? तो मिस्टर गुप्ता इज नॉट इन हिज रूम, कैन ही बी इन द ऑफिस? तो कैन का यूज़ आप संभावना के लिए कर सकते हो, जैसे आप मे का यूज़ कर रहे हो, लेकिन थोड़ा इसका कहने का तरीका बदल जाता है, आप हिंदी में चेक कर सकते हो खुद ही। सेकेंड, यदि वह ऐसा कहता है तो यह सच हो सकता है, इफ़ ही सेज सो, सो मतलब होता है ऐसा, तो अगर वो ऐसा कहता है, इट कैन बी ट्रू, वो सही हो सकता है ऐसे। ट्रांसलेट, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो कैन यू मेक फूड या कैन यू कुक फूड, ऐसे आप बोल सकते हो। मैं जर्मन सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न जर्मन, ठीक। बाकी आपको 3 से लेकर 10 तक करना है आपको। कहीं दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिख कर पूछना कि सर ये सेंटेंस नहीं आ रहा है, इसका ट्रांसलेशन बताइए, तो मैं बता दूंगा, ठीक। फिर एक्सरसाइज नंबर 18, स्टडी ऑफ यूथ शुड मस्ट और टू। देखो तीनों का जो हिंदी मतलब होता है वो चाहिए होता है, बस थोड़ा इसका यूज़ थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। जहाँ भी कहीं किसी काम को करने में चाहिए शब्द का प्रयोग हो, वहाँ शुड और टू, मस्ट का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ होता है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। दूसरा, परंतु तीनों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है, मतलब तीनों का यूज अलग अलग जगह पे करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में शुड, मस्ट और टू के बाद नॉट या नोंट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में नोंट लगाते हैं। जैसे तुम्हें एक साफ कपड़े पहनना चाहिए, यू शुड वियर क्लीन क्लोथ। देखो मैं आपको सिंपल सा ये लिखने से पहले आपको समझा दे रहा हूँ। शुड का यूज़ करते हैं जो नॉर्मल आपको सलाह दिया जाता है, ये तीनों चीज़ आपको सलाह दे रहे हैं, और ये तीनों जब सलाह दे रहे हैं तो एक सलाह होता है, एक नॉर्मल सलाह कि भाई कर लेना चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हें बाहर जाना चाहिए। एक होता है कि मतलब तुम्हें ज़रूर बाहर जाना चाहिए, ठीक, मतलब तुम्हें जाना, ज़रूर जाना चाहिए बाहर, तुम्हारी सेहत खराब है, तुम्हें ज़रूर बाहर जाकर टहलना चाहिए सेहत के लिए। और एक होता है कि मौलिक कर्तव्य, कि तुम्हें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, तो ये होता है मौलिक कर्तव्य। तो और टू को यूज़ करते हैं मौलिक कर्तव्य के लिए, मस्ट का यूज़ करते हैं कोई चीज़ जो आपको करनी ही चाहिए, ठीक, और शुड का यूज़ करते हैं कोई नॉर्मल आप सलाह दे रहे हो उसके लिए। जैसे तुम्हें कपड़े साफ़ करनी चाहिए या तुम्हें साफ़ कपड़े पहनना चाहिए, ये तो सलाह है, नॉर्मल सलाह है, ये कोई ज़रूरी सलाह नहीं है। तुम्हें समय से स्कूल पहुंचना चाहिए, यू शुड रीच स्कूल इन टाइम या ऑन टाइम बोल सकते हो, ठीक। तीसरा, तुम्हें अपने मित्रों से नहीं लड़ना चाहिए, यू शुड नॉट क्वेरल विथ योर फ्रेंड्स। हमें ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए, वी मस्ट रन टू कैच द ट्रेन। अब देखो यहाँ शुड नहीं होगा कि आपको दौड़ना ही है, आपकी ये मतलब मजबूरी है कि आपको दौड़ना ही है पकड़ने के लिए। तो कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि वो सलाह तो दे रहा है, लेकिन एक तरीके से आपको बाउंड कर रहा है, बांध रहा है कि नहीं नहीं ये करना ही करना है, तो तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और मैं उसके बाद 5वां एग्जाम्पल है, शारीरिक गठन के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। तो कोई ये तो क्या है, ये तो साफ साफ है, करना ही चाहिए। वी मस्ट टेक एक्सरसाइज टू बिल्ड अवर बॉडी। नॉर्मली जरूर लगता है सेंटेंस में, कई लोग जरूर के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें यूज़ नहीं किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर कई सेंटेंस में मिलेगा तो समझ जाना वहाँ पे मस्ट का यूज़ करना है, जरूर चाहिए तो अब तो पक्का मस्ट का यूज़ करना है। 6, हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, तो ये मौलिक कर्तव्य है। वी शुड प्रे, वी ऑट टू प्रे टू गॉड।
तो ये तो मौलिक कर्तव्य है, तो ये इसके लिए हम टू का हमें और टू का यूज़ करना चाहिए। 7वां, हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक, तो ये माता पिता की बात आ गई, तो मौलिकता आ गई, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मैं अपने व्यय का हिसाब रखना चाहिए। यू शुड, देखो व्यय का क्या लिखा है, कीप एन अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, तो इसको हम शुद्ध हिंदी में व्यय कहते हैं। तो यू शुड कीप एन अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंडिचर, ये हो गया। सेकेंड, तो उन्हें वहाँ और थोड़ी देर रुकना चाहिए था। दे शुड हैव वेट फॉर 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 मोर मिनट्स, या फॉर मोर टाइम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ शुड हैव लग गया क्योंकि यहाँ रुकने की बात हो रही है। ठीक है, दे शुड हैव वेटेड, या दे शुड हैव रुकना मतलब स्टेड फॉर मोर टाइम, ऐसे बोल सकते हो। अब बाकी आप बनाओ 10 तक। अब 19th एक्सरसाइज, स्टडी द यूज ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज। रिलेटिव क्लॉज मतलब जैसे विथ, होम, हुज, विच, दैट, ये सब जो सेंटेंस बनते हैं उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। हिंदी में रिलेटिव प्रोनाउन में केवल जो जिस का ही प्रयोग करते हैं, मतलब या तो जो आएगा या तो जिस आएगा, परंतु अंग्रेजी में जो के स्थान पर हु, विच, दैट का प्रयोग करते हैं। हु करते हैं सजीव चीज़ों के लिए, विच करते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए, और किसी चीज़ को हमें बताना है इशारे से समझाकर, तो वो दैट का यूज़ करेंगे। सेकंड, जिसका या जिसकी के स्थान पर हुज, और जिसको या जिसके जिससे के स्थान पर हुम का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आपको हिंदी मिला जिसका या जिसकी, तो हुज यूज करोगे। जिसको या जिससे अगर ये हिंदी में आया तो हुम का प्रयोग करोगे। जैसे मैं उस लड़की को जानता हूँ जो वहाँ खड़ी है, देखो जो यूज हुआ है, तो आई नो द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, मतलब यहाँ हु यूज हुआ है जो के लिए। जिस लड़के की यह पुस्तक है वह अनुपस्थित है। द बॉय हुज बुक दिस इज एब्सेंट, यहाँ दिस यूज हुआ है। जिस लड़की को तुमने किताब दिया वह उपस्थित है। द गर्ल टू हुम, जिसको, है ना, जिसको दिया, जिस का मैं बोल दिया गलती से, तो जिस या जिसको बात एक ही है। द गर्ल टू हुम यू गेव दिस बुक इज प्रेजेंट। फोर्थ, उसने मुझे यह किताब दी जो खो गई थी। शी गेव मी द बुक दैट वॉज लॉस्ट, जो खो गई थी। जो के लिए आप दैट का भी यूज कर सकते हो, यहाँ वस्तु की बात हो रही है इसलिए यहाँ दैट का यूज हुआ है। वह किताब जो वहाँ पड़ी है मेरी है। द बुक दैट इज लाइंग देयर इज माइन, देखो यहाँ वहाँ मतलब यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ वहाँ, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ कर रहे हैं। अब दो सेंटेंस आपको बनाना है। जो छात्र पढ़ता है वो पास होता है। द स्टूडेंट हु स्टडी, ठीक है, हु स्टडीज, द स्टूडेंट हु स्टडीज दे पास, ऐसे बोल सकते हो, या सिंपल पास। जिस व्यक्ति को तुमने भेजा था वह अभी तक नहीं आया। तो द मैन यू सेंड, या द मैन यू सेंड हैड नॉट केम येट, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे द मैन whom यू सेड, जिसको, तो द मैन whom यू सेड, ऐसे द मैन whom यू सेड हैड नॉट केम येट, अभी तक नहीं आया। तो ऐसे आपको बाकी बनाना है 10 तक। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है सबका मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड है। अब चलते हैं 20वां एक्सरसाइज, स्टडी द यूज ऑफ क्लॉज विथ व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। अभी हमने विथ वाला पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं व्हेन, वेयर, वाई, हाउ वाला। जैसे यह वही जगह है जहाँ वह रहती थी। दिस इज द प्लेस वेयर शी लिव्ड, ठीक है, जहाँ, तो जहाँ के लिए वेयर आ गया। मैं आगरा में उस समय पहुंची जब अंधेरा हो रहा था। आई रीच्ड आगरा एट द टाइम व्हेन, तो जब का हो जाएगा व्हेन इट वॉज गेटिंग डार्क, तो जब का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हेन। थर्ड, मैं तुम्हें एक तब बतलाऊंगा कि तुम किस प्रकार अंग्रेजी सीख सकते हो। आई शैल नाउ टेल यू हाउ, तो किस प्रकार, तो उसका हो जाएगा हाउ। फोर्थ, यही कारण है कि वह दुखी थी। दिस इज द रीजन वाई शी वॉज सैड, तो यहाँ देखो कारण
कारण की बात हो रही है और की का यूज़ हो रहा है, इसलिए वाई का यूज़ हो गया। रीज़न के साथ हमेशा वाई आता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आपको ट्रांसलेशन करना है, पहला मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, पहला दूसरा। यह वही जगह है जहाँ दुर्घटना हुई थी। दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट गॉट प्लेस्ड, या द एक्सीडेंट हैपेंड, ऐसे बोल सकते हो। दूसरा, क्या तुम उस जगह को जानते हो जहाँ वे कल गए थे? डू यू नो द प्लेस वेयर दे वेंट, सॉरी दे हैड गॉन होगा। ठीक है, तो क्या तुम उस जगह को जानते हो जहाँ वे कल गए थे? तो डू यू नो द प्लेस वेयर दे हैड गॉन यस्टरडे। बाकी आपको 3 से 10 तक बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 21 आपको करना है। इसमें सब मिला कर दिया हुआ है, करें, समझें, जानें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे तरीके से आएगा। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज़, बुक है तो बुक से करें, ज़रूर करें। और रोज़ पहले ये पूरा समझें। आपको ये 5-6 दिन लगेगा समझने में, 3-4 दिन लगेगा समझने में। समझें इसको, एक्सरसाइज करें, 4-5 दिन लगातार करें, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी काम देगा, आपको एग्ज़ाम में भी काम देगा। एक्सरसाइज नंबर 22, स्टडी द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीखिए। फ्रॉम, विथ, बाई, फॉर, टू, ये प्रीपोजिशन का यूज़ है। हिंदी में से यानी द्वारा को हम अंग्रेजी में निम्नवत प्रयोग करते हैं। हिंदी में से द्वारा के लिए अंग्रेजी में फ्रॉम का यूज़ होता है, विथ का भी यूज़ होता है, बाई का भी यूज़ होता है, फॉर का भी यूज़ होता है और टू का आदि का भी यूज़ होता है। जैसे मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। मैं कलकत्ता से लखनऊ गया, तो यहाँ जब जगह की बात हो रही है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह की बात हो रही है, तब हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। आई वेंट फ्रॉम कोलकाता टू लखनऊ। उसने चाकू से सब्जी काटी। अब देखो, ध्यान देना, जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो हम, मतलब जो हमारे सटी हुई नहीं है या जो हमारे में नहीं है, जैसे मैंने अपने हाथ का यूज़ नहीं किया। ठीक, तो जब मैं किसी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, किसी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ हम से का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ध्यान दो, जैसे आप हाथ के लिए बोल सकते हो, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका आप यूज़ कर रहे हो अपने द्वारा, तो आप तब उसके लिए विथ का यूज़ करोगे। उसने चाकू से सब्जी काटी, तो ही कट वेजिटेबल फ्रॉम अ नाइफ, नहीं विथ अ नाइफ, क्योंकि आपने उसका यूज़ किया। जब यूज़ करोगे तो विथ का यूज़ करेंगे। वह आज बस से गई, तो यहाँ जब बस से गई, तो यहाँ देखो ध्यान देना, ये ना जगह की बात कर रहा है और ना ही वो यूज़ करने वाली बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि बस का यूज़ किया तुम। ध्यान देना, बस का यूज़ हुआ, लेकिन वो तुम अकेले यूज़ नहीं कर रहे हो, बाकी कई लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसका हिंदी मतलब होता है द्वारा। तो शी इज़ वेंट बाई बस टुडे, तो आपको ये ध्यान देना होता है, बस, ट्रेन, इनके लिए हिंदी में अगर से आ रहा है तो बाई का यूज़ करेंगे। सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए जो हम चाकू का यूज़ करते हैं, उसके आगे हमें विथ का यूज़ करना चाहिए। और किसी जगह, एक जगह दूसरे का जा रहे हैं, तो हमें फ्रॉम का यूज़ करना चाहिए। और होता है, मैंने राजू से कुछ कहा, आई सेड समथिंग टू राजू। अब देखो, यहाँ जो से आया है, ये हम किसी से कह रहे हैं, एक बात दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं, तब हम टू का यूज़ कर रहे हैं। सेड के साथ टू का यूज होता है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसके साथ टू का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई वर्ड होते हैं जिसके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते, जैसे आई टोल्ड राजू, इसमें हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। ये तब ध्यान दे पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपने नरेशन में पढ़ा होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मैं दिल्ली से कल लौटा। आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। तो आई केम बैक दिल्ली फ्रॉम यस्टरडे, सॉरी आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। पेड़ से आम गिरते हैं, तो यहाँ देखो अलग हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ अलग हो रहा है। जब अलग हो रहा होता है या दो जगह बन जाते हैं, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। पेड़ से आम गिरते हैं, तो मैंगोज फॉल्स मतलब होता है गिरना। मैंगो फॉल फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। 3 से 10 तक आपको बनाना है। बनाइए, सीखिए, जानिए। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको आएगा। एक्सरसाइज नंबर 23, स्टडी द यूज़ ऑफ इफ़, अनलेस, अनटिल। तीनों कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब तीनों कंडीशनल वर्ड है। तीनों का यूज़ थोड़ा अलग तरीके से होता है। हिंदी के अगर या यदि के लिए हम अंग्रेजी में इफ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो, तो यहाँ हम यदि, ध्यान दो, यदि के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का।
यदि के लिए ही इफ़ का यूज़ करते हैं, बाकी अभी बताना बाकी है। इफ़ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताज, इसका यूज़ अलग तरीके से होता है। देखो जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसका यूज़ अलग तरीके से होता है, कभी मैं बताऊंगा आपको। अगर बता दिया है, शायद मैंने एक दो वीडियो बनाया है, अगर आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डोंट का प्रयोग किया जाता है, डजंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम ये, जैसे आपको पता है सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, वो आप लगा के कर सकते हो। इफ़ क्लॉज के साथ आने वाले मुख्य वाक्य में विल का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो क्लॉज है जिसके साथ इफ़ का यूज़ हुआ है उसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है, अगर उसमें साधारण बात की जा रही है तो विल का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ देखो जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ताजमहल देख सकते हो, यहाँ सकने की बात आ रही है, याद करो, कर सकते हो, क्षमता की बात आ रही है, तो हम इसके लिए कैन का यूज़ करेंगे। अगर ये साधारण होता है, जैसे यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देखोगे, तो जब देखोगे बोलता है, ये साधारण वाक्य है, तो हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि ये देख सकते हो बोल दिया इसलिए हम कैन का यूज़ किया हमने। यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, देखो ये साधारण वाक्य है, इसमें सकता सकते कुछ है ही नहीं। तो इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। देखो तो जिस क्लॉज मतलब नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस दो उपवाक्यों से बनते हैं, एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर प्रभाव डालता है। जैसे इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो यू विल नॉट पास क्या है, एक प्रभाव का रिजल्ट है, एक रिजल्ट वाला क्लॉज है। और इफ़ यू डोंट वर्क ये क्या है, ये कंडीशन है। तो इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड ये कंडीशन है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट ये आएगा कि तुम पास नहीं होगे। तो इसमें दो क्लॉज हैं, एक इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड ये वाला है और यू विल नॉट पास ये वाला, तो दो अलग अलग है। ठीक, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इफ़ यू कम आई विल गो विथ यू, यहाँ विथ यूज हुआ है। ठीक, हिंदी में जब तक, ध्यान दो, जब तक स्थान पर अंग्रेजी में हम अनलेस या अनटिल जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जब तक की नहीं, नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, जब तक तुम ईमानदार नहीं होंगे तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो जब तक मतलब अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, अनलेस एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए देखो जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे, तो अनलेस यू आर ऑनेस्ट मतलब जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे, ये पूरा मतलब ही है। अनलेस मतलब है नेगेटिव वर्ड है कि जब तक तुम नहीं होगे, ऐसे जब तक मैं ना जाऊं यहाँ ठहरो, ये भी देखो नेगेटिव बोल रहा है, मैं ना जाऊं, तो यह समय की बात हो रही है। देखो जब समय की बात हो, यू मतलब फिर से बता रहा हूँ, जब तक जो बोला जा रहा है, अगर ये एग्जैक्ट समय की बात होगी तब हम अनटिल यूज़ करेंगे ये, और अगर समय की बात नहीं होगी तो हम अनलेस का यूज़ करेंगे। जैसे जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे, इसमें समय की तो बात हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है, उतना सेंस नहीं आ रहा समय में। लेकिन जब दूसरा एग्जाम्पल देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब तक मैं ना, उसमें साफ साफ समय का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए अनटिल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। यदि सफलता चाहते हो तो काम से जी न चुराओ। इफ़ यू वांट सक्सेस, डोंट होगा, डोंट, जी चुराने को मैं देख सकता हूँ क्या लिखा है, जी चुराना मतलब श्रिंक या अवॉइड, तो बोल सकते हैं डोंट अवॉइड वर्क मतलब काम। यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। इफ़ यू फॉरगेट मतलब भूल जाना, इफ़ यू फॉरगेट द पाथ आस्क टू समवन, देखो यहाँ किसी से पूछना, जब व्यक्ति से पूछते हैं या व्यक्ति से बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा हर चीज़ के साथ टू का यूज़ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है, किसी किसी के साथ नहीं होता है। तो बाकी आप 3 से लेकर 6 तक ट्राई करें, 6 दिन 10 तक ट्राई करें, चेक करें अपने आप को और देखें। एक्सरसाइज नंबर 24, स्टडी द यूज़ ऑफ रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है, अगर आपने टेंस नरेशन पढ़ा है तो आपके लिए इजी है। नोट, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्यों को हम अंग्रेजी में निम्नवत व्यक्त करते हैं। ध्यान देना, इनडायरेक्ट सेंटेंस जब बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क नॉर्मली नहीं लगाते हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मोहन अध्यापक है, ही आस्क्ड मी इफ मोहन वॉज अ टीचर, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, लग रहा है गलती से लिखा गया है, वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है नरेशन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा।
पांडे जी ने मुझे पूछा कि क्या मैं लखनऊ गया था। मिस्टर पांडे आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन टू लखनऊ, या लखनऊ गया था तो इफ़ आई हैड गॉन टू लखनऊ, तो बीन की जगह गॉन होगा, तो ये गड़बड़ी है, ये बुक में प्रिंटिंग गलत हो गया या शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। और बीन मतलब होता है होना। अगर सेंटेंस ऐसा लिखा होता, पांडे जी ने मुझसे पूछा कि मैं लखनऊ रहा हूँ या रहा था, तब बीन सही है, एकदम सही है। लेकिन यहाँ लिखा है गया, यानी जाने की बात हो रही है, तो आई हैड के बाद वहाँ गॉन होगा। क्या होगा? गॉन। बीन नहीं होगा, क्या होगा? गॉन। ध्यान देना, ये गड़बड़ी हो गई है, बुक से आपको सही करना है। अध्यापक ने छात्र से पूछा कि वह देर से क्यों आया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही केम लेट। तो ध्यान देना, ये तीनों में क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए था, गलती से लग गया होगा, तो ये हम गलती कह सकते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पिता ने पुत्र से पूछा कि तुम्हारी किताबें कहाँ खो गई हैं। फादर आस्क्ड सन इफ, सॉरी इफ यूज नहीं होगा, इसमें यूज होगा वेयर। तो फादर आस्क्ड सन वेयर योर बुक हैड बीन, खो गई है ना, तो हैज़ बीन लॉस्ट, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? खो गई है ना, तो हैड बीन होगा, गलती हो गया मुझसे, हैड बीन होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला वाला, फादर आस्क्ड सन वेयर, तुम्हारी वेयर योर बुक हैड बीन लॉस्ट। सेकंड, मैंने उसके भाई से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई आस्क्ड हिज ब्रदर वेयर यू वर गोइंग। फिर से देखिए, मैंने उसके भाई से पूछा, आई आस्क्ड हिज ब्रदर वेयर ही वॉज गोइंग। थोड़ा गड़बड़ी हो गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ तुम बदलना पड़ता है, यहाँ नहीं, तुम बदलना नहीं पड़ेगा, सही है, एकदम सही है, तुम की जगह यू ही यूज होगा। ठीक है, मेरे दिमाग में डायरेक्ट नरेशन चल रहा था, डायरेक्ट को मैं इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा, तो गलत है, जैसा लिखा है वैसा ही चेंज करना है। तो हो जाएगा, मैंने उसके भाई से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिज ब्रदर वेयर यू वर गोइंग। तो यू यूज होगा, ही यूज नहीं होगा, गलती हो गया मुझसे। ठीक, तो ये आपको सही करना है। एक्सरसाइज नंबर 25, स्टडी द यूज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हम रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे। रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, प्रार्थना, सलाह और आदेश। अध्यापक ने लड़कों को शोर न करने का आदेश दिया। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। ये तो अगर आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा है नरेशन में तो आपको ईजी लगेगा। सोहन ने अपने भाई से अपनी पुस्तक लाने को कहा। सोहन आस्क्ड मतलब कहना भी होता है, तो सोहन आस्क्ड हिज ब्रदर टू ब्रिंग हिम हिज बुक। मैंने उससे छुट्टी के लिए निवेदन किया। निवेदन मतलब रिक्वेस्ट, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू ग्रांट मी लीव मतलब छुट्टी। डॉक्टर ने रोगी से आराम करने को कहा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेस्ट। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। मोहन ने दुकानदार से चाय कॉपी देने को कहा। कॉफ़ी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कॉपी ही मान लेते हैं। मोहन ने मतलब मोहन टोल्ड बोल सकता है या ऑर्डर भी कह सकते हैं। मोहन ऑर्डर्ड द शॉपकीपर टू, उसने 4 कॉपी देने के लिए कहा। सॉरी मुझे चाय मुझे लगा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे चाय लगा था कि मोहन ने दुकानदार से 4 कॉपी देने को कहा। तो मोहन ऑर्डर्ड या मोहन रिक्वेस्टेड, कुछ बोल सकता है, रिक्वेस्टेड बोल सकते हो या सजेस्टेड। तो मोहन सजेस्टेड द शॉपकीपर टू गिव हिम 4 कॉपी। ठीक, अध्यापक ने छात्रों से बैठने को कहा। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू सिट डाउन। तो अब आस्क्ड का भी यूज़ कर सकते हो, आस्क मतलब कहना भी होता है। तो पहला दूसरे एग्जाम्पल में आप रिक्वेस्टेड की जगह आस्क्ड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों में।
तो थोड़ी सी गड़बड़ी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अब एक्सरसाइज नंबर 26 ट्रांसलेट करना है आपको, सीखना है। जितना सीखेंगे उतना बढ़िया तरीके से आपको आएगा। ईश्वर महान है, वह न्यायी है, वह दयालु है, ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 26 एक्सरसाइज नंबर, उसके बाद ये पूरा आपको करना है। एक्सरसाइज में 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पॉइंट है, 11 12 13 14 ऐसे पूरा 16 17 18 19 20 ये पूरा आपको करना है। 21 22 24 25 ये लेकर आपको ये 30 से लेके ये 37 ये पूरा 39 ख़त्म, 39 तक है। 39 तक आपको पूरा करना है। अगर आप ये बढ़िया से कर लिए और मैक्सिमम टाइम आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लगभग तैयार हो एग्ज़ाम देने के लिए ट्रांसलेशन को लेकर। और बस आपको ये करना है, आपको अनसॉल्व उठाना है, अनसॉल्व से आपको जितने भी ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने हैं। ठीक, जरूर करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों को बताएं। ठीक, तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।